हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर में। एज यू नो कि हम जो चीज़ करने वाले हैं 024863 का जीएस पार्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। देखो एसएससी वाले बच्चों की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना जीएस को लेकर ही होती है। मैथ उनका एक फोबिया बना हुआ है कि हम मैथ और इंग्लिश को लेकर हम टारगेट करेंगे और एसएससी निकाल लेंगे। बट मैं सीरियसली बता दूँ, जब आप जीके को पढ़ते हो तो वो अलग कॉन्फिडेंस देती है और अलग बच्चों से कर देती है आपको। और जो बच्चे होते हैं कंपटीशन में जो मैथ इंग्लिश पर ही फोकस कर रहे हैं, आपको उनसे अलग कर देगी जीएस। अगर आप जीएस को डे बाय डे पढ़ रहे हैं, जैसे क्लासरूम को आप में बताया, जैसे हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, जैसे जैसे ये चल रही होती है, अगर आप धीरे धीरे इसको एनालिसिस करते जाते हो, डे बाय डे पढ़ते जाते हैं, तो ये आसान हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये गलती होती है बच्चों कि हम ये सोचते हैं हम क्लास को ना बाद में ले लेंगे, स्किप कर देते हैं या लास्ट में देख लेंगे, हम नोट्स बना लेते हैं, हम किसी और से पढ़ लेंगे, या बहुत सारे माध्यम अपन तलाश करते हैं। लिटरली मैं आपको इस चीज़ में बता देता हूं, अगर आप डे बाय डे क्लास ले रहे हो, जैसे मैथ के लिए आपने इंग्लिश के लिए, जैसे ही जीके की क्लास आप कंटिन्यू ले रहे हो, लास्ट तक बैच में टिके हुए हो, तो आपको जीएस की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ आपको आसानी से आने लग जाएगी। बट ये बच्चे बहुत कम रेयरली करते हैं और वही टॉप कर पाते हैं। आज मैं जीएस पार्ट को सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, अप्रोचिंग में अप्रोच किस तरीके से करना है, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और नए इक्वेशन हम सीखेंगे बच्चों। आओ तो अपन जो जिस पेपर को अपन सॉल्व करने वाले हैं वो 863 है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। Which of these is one of the fall out of the industrial licensing system? इनमें से कौन सा औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के पतन के कारणों में से एक है? औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली पतन के क्या कारण होते हैं? देखो एक पढ़ते हैं फटाफट से। बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस का लाभ उठाया। हाँ भाई सही बात है। ये अधिकांश लाइसेंस पिछड़े राज्यों द्वारा उपयोग किए गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकांश लाइसेंस माल आयात करने के लिए थे, कई छोटी निजी फर्मों ने लाइसेंस हड़प लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन रीजन है वो ये है। बोले सर कैसे मेन रीजन है? देखिए बच्चों, आपने देखा होगा जियो कंपनी को देखा होगा। जियो कंपनी जब मार्केट में आती है तो वो फ्री सारी चीज़ें चलाती है। 6 से 8 महीने, ऑलमोस्ट 9 मंथ वो क्या करती है, अपने 4G डाटा को फ्री में चलाती है। 4G डाटा जब फ्री चल रहा था तो सभी ने यूज किया, 4G फोन परचेज किए, फ्री में जब सिम मिली तो लोगों ने परचेज कर लिया। लेकिन उसके कंपटीशन में कौन कौन सी थी? वोडाफोन था, आइडिया था, एयरटेल था। इनका मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। 100 मिलियन कस्टमर्स बहुत ही कम समय में रिकॉर्ड बनाया था जियो कंपनी ने इस चीज को बनाने का। तो अब उसने क्या किया, मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। जब मार्केट पूरी तरीके से जब कैप्चर होता है तो वो क्या होता है कि जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि समुद्र में होता है, ओशियन में जब देखते हैं कि व्हेल मछली जो होती है, व्हेल मछली पूरे के पूरे क्या छोटी पूरे मार्केट को पूरे समुद्र को कैप्चर करके रखती है। कैसे सर? वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। उसी तरीके से क्या किया जियो ने, जो बाकी कंपनी जो कंपटीशन में उसको सभी को खा गई। तो इसी प्रकार से लाइसेंस का फायदा जो उठाता है, लाइसेंसिंग प्रणाली के जो फायदा उठाता है वो बड़े बड़े औद्योगिक घराने उठाते हैं बच्चों। उसका कौन फायदा उठाता है? बड़े बड़े औद्योगिक घराने फायदा उठाते हैं। ये क्लियर हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1948 में पहली बार भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली निजात होती है। भारत में पहली बार लाइसेंसिंग प्रणाली निजात होती है। लाइसेंस प्रणाली प्रारंभ होती है। आप ऐसे लिखिए इसको, प्रारंभ होती है। एंड सेकंड थिंग क्या होता है बच्चों, 1990 में ये समाप्त होने लग जाती है। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त होने लग जाती है। ये इसका बारे में आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, यानी गौरी गंगा नदी कहां से निकलती है, सोर्स क्या है कि गौरी गंगा नदी कहां से निकलती है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। काली नदी की क्या है बच्चों? ये सहायक नदी। चलो आओ, टिपरा ग्लेशियर से, मिलम ग्लेशियर से, नामिक ग्लेशियर से या कफनी ग्लेशियर? तो ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है बच्चों। ये कहां से निकलती है? ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है बच्चों? मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है सर? गौरी गंगा नदी निकलती है। अब ये है कहां पर? ये पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड के अंदर है बच्चों। कहां पे है बच्चों? ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को? यहां से पिथौरागढ़ में है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए। अब चलते हैं आगे। अब एक टिपरा ग्लेशियर भी है। टिपरा ग्लेशियर कहां पे है सर? ये सिक्किम में है। टिपरा ग्लेशियर कहां पे बच्चों? ये सिक्किम में है। ठीक है। नामिक ग्लेशियर कहां पे बच्चों? ये उत्तराखंड में है। नामिक ग्लेशियर कहां पे है बच्चों? उत्तराखंड में। कफनी ग्लेशियर कहां पे बच्चों? ये उत्तराखंड में।
ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये भी उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में और ये भी। और जो टिपरा ग्लेशियर है वो क्या है बच्चों, सिक्किम में है। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो ये जो मीलम ग्लेशियर है, मीलम ग्लेशियर से कौन सी निकली वो नदी निकलती है, गौरी गंगा नदी निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करती है। राजकोषीय नीति व्यापक यानी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग करती है। ठीक है, अब बात ये देखते हैं कर यानी कि टैक्सेस का, SLR, CRR और बैंक रेट। तो इसमें से फिस्कल करने के लिए कौन सा होता है, बाकी तो ये तो तीनों के तीनों तो मॉनेटरी हैं, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, मॉनेटरी। और एक टैक्स क्या है बच्चों, फिस्कल। राजकोषीय नीति, या मैं ऐसे सीधे सीधे अगर देसी तरीके से अगर सीखते हैं इसको, तो मैं सीधा सीधा अगर घरेलू, मैं जैसे मैं आपको इकोनॉमिक के बारे में बताता रहा हूँ, अगर आप उसे घरेलू तरीके से अपनाते हैं, अगर थोड़ा प्रोफेशनलिटी से छोड़ के अपने घर की तरफ जब आते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे राजकोषीय मैंने कहा, ठीक है, देसी अंदाज में समझते हैं। राजकोषीय का मतलब है कि एक राजघराना है या अपना घर है, उसमें पैसा आना चाहिए। तो इसमें पैसे आने का माध्यम क्या क्या है, टैक्स ही है, इसके अलावा कुछ है क्या, CRR भी नहीं है, SLR भी नहीं है, बैंक दर भी नहीं है। मेन जो सोर्स है पैसे आने का वो क्या है, कर है। कर के थ्रू पैसा आएगा, ठीक है, सरकार को कर के थ्रू पैसा, बाकी अदर सोर्स भी होते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो आंसर हो जाता है टैक्स। आंसर क्या हो जाता है, टैक्स। और मैं इकोनॉमिक को हर बार अप्रोच करने का एक तरीका बता रहा हूं। अगर डाटा आ रहा है तो उसमें तो आपको याद रखना है, लेकिन डाटा नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन जब आ रहे हैं, कंसेप्चुअल जब क्वेश्चन बन के आता है, तो उसमें करना क्या है कि घर वालों की जो चीजें, घर पे सारी चीजें अप्लाई कर देनी है आपको, लेकिन बच्चे कर ही नहीं रहे, तो इसमें हम जिम्मेदार नहीं, आप खुद अपनी गलती के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा, राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग करती है, तो कर का उपयोग करती है। ठीक है, टैक्सेज। टैक्सेज को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है बच्चों डायरेक्ट। इसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं और इसको बच्चों प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। यह बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, आओ 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर द 2011 सेंसस। तो कौन सा है बच्चों, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है या केरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। हाईएस्ट सेक्स जो रेशो है, ठीक है, केरल में है बच्चों। कहां पे है ये, केरल में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब ये तो सर हाईएस्ट की बात की हमने, किसकी बात की बच्चों, हाईएस्ट की बात की। अगर यहीं पे आपसे लोवेस्ट की बात करता तो लोवेस्ट कहां पे है बच्चों, लोवेस्ट है बच्चों हरियाणा में। लोवेस्ट कहां पे, हरियाणा में है। अब लिंगानुपात क्या होता है बच्चों, सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, लिंगानुपात की अगर बात करता हूं तो 1000 मेल्स पर 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल्स। ये बात ध्यान रखना, 1000 मेल पर फीमेल्स की संख्या, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हाईएस्ट की मैं सेक्स रेशो की बात करता हूं तो हाईएस्ट किस में है, केरल में। लोवेस्ट की बात करता हूं तो कहां पे है, हरियाणा। अब एक क्वेश्चन बहुत रेयरली आपके एग्जाम में पूछा गया और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, और ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं नेक्स्ट जब आएगा, नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो उसमें मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपने कमेंट बॉक्स में मैं लिख के दूंगा, आपको लिख के देना है, आंसर लिख के देना है और अपनी कॉपी में लिखना है स्टार बना के। कैसे सर, किस राज्य के अंदर, किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है, सर्वाधिक अंतर है। किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है, यानी मेल और फीमेल में डिफरेंस किस में है, मेल एंड फीमेल में। ये आप लोग बात यहां से ध्यान रखना। अगर मैं यहीं से आपसे लिटरेसी की रेशियो की अगर बात करता हूं, यहां पे लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी की बात करता हूं, तो हाईएस्ट लिटरेसी आपको पता ही है केरल में है। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी कहां पे बच्चों, केरल में है। और लोवेस्ट की जब बात करते हैं, लोवेस्ट की बात करते हैं तो बिहार आ जाता है। कौन सा आ जाता है बच्चों, बिहार आ जाता है। ये 2011 का हम सेंसस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, लोवेस्ट कहां पे है, बिहार के अंदर, हाईएस्ट कहां पे बच्चों, केरला में है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं।
हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज नॉट एन इंडियन गजल सिंगर, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गजल सिंगर नहीं है। आओ, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर गजल सिंगर, बहुत ही फेमस गजल सिंगर रही है। चित्रा सिंह और जगजीत सिंह। आपने जगजीत सिंह को तो डेफिनेटली सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अब ये तीनों के तीनों जो है वो है क्या है बच्चों, गजल सिंगर हैं। ये कौन से हैं, गजल सिंगर हैं। आपसे ये तो यहीं पे क्वेश्चन पूछता हूं कि गजल जो होती है बच्चों, म्यूजिक किस टाइप का म्यूजिक है, गजल जो है किस टाइप का म्यूजिक है। आपसे अगर ऑप्शन में देता हूं कि भैया क्लासिकल है या फोक म्यूजिक है या सब क्लासिकल है, तो आपको यह बताना है कि सर इनमें से किस टाइप का ये म्यूजिक होता है गजल। अब अपने मुद्दे पर आते हैं। अपना मुद्दा क्या है कि इनमें से ये शख्सियत जो है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा गजल गायक नहीं है। तो वो कौन है सर, भीमसेन जोशी नहीं है। भीमसेन जोशी क्या है, एक वोकलिस्ट है, शास्त्रीय गायक है। वो कैसे हैं बच्चों, एक शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय गायक है। ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, एक तो हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, और दूसरा क्या बजाते हैं बच्चों, तानपुरा बजाते हैं। ये क्या बजाते हैं, तानपुरा बजाते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आपको मैं बता देता हूं कौन है, ये देख लीजिए, ये आपको इमेज क्लियर हो जाएगी और साफ कर देता हूं इसको। यही है भैया भीमसेन जोशी। ये कौन है बच्चों, ये है भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी साहब है। ये तानपुरा और हारमोनियम बजाते हैं बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए आप लोग तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, विंटर ओलंपिक। और ओलंपिक से अभी याद आया कि भैया अभी तो ओलंपिक चल ही रहे हैं सर। अभी क्या चल रहे हैं बच्चों, ओलंपिक ही तो चल रहे, खत्म हुए हैं अभी ओलंपिक जस्ट ही, ठीक है। अभी ओलंपिक ही खत्म हुए, वो ये इसकी बात की है विंटर की। इसने किसकी बात की है बच्चों, इसने जो बात की है वो विंटर की है। और अभी जो खत्म हुए हैं वो समर खत्म हुए। अभी कौन से खत्म हुए भैया, समर। बोला समर और विंटर अलग अलग होते हैं कि, जी हाँ, समर और विंटर ओलंपिक अलग अलग होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक की। और अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो लेटेस्ट 2026 के जो विंटर ओलंपिक है, कौन सा देश मेजबानी, कौन सा शहर करेगा, वो करेगा मिलान कार्टिना डी अम्पेजो। ये कहाँ पे है बच्चों, ये इटली में है। ये कहाँ पे बच्चों, इटली में है। ये तो हो गई बात 2026 की बच्चों। ये किसकी बात हो गई, 2026 की। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2030 को कौन होस्ट करेगा, तो ये होस्ट करेगा बच्चों फ्रांस, यानी फ्रांस। कौन होस्ट करने वाला है, फ्रांस इसको होस्ट करने वाला है। कौन होस्ट करने वाला है, फ्रांस होस्ट करने वाला है 2030 के अंदर। मिलान कब कर रहा है, 2026 के अंदर करने वाला है। ये होती है विंटर ओलंपिक की बात, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मिलान जो है ये चौथी बार करने वाला है, 4th टाइम, ठीक है। आपको एक डाटा मैं बताता हूं, वो देखिए, ये देखो। दी 26 विंटर ओलंपिक विंटर गेम्स ऑफिशियली कितने हैं, 25th है। कौन होस्ट करने वाला, मिलानो कोर्टिना 26 में। इज एन अपकमिंग इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट शेड्यूल टू टेक प्लेस 6 से 22 फरवरी के मध्य ऑर्गेनाइज होगा तो 2026 में। कब से कब के बीच ऑर्गेनाइज होगा, तो बच्चों ये ऑर्गेनाइज होगा 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के, ठीक है। आगे चलते आ जाओ। दिस विल 4th ओलंपिक गेम्स होस्टेड इन इटली। ये कौन से गेम होस्ट हो रहे हैं बच्चों, 4th गेम हो रहा है, विच प्रीवियसली होस्ट 1956 में हुआ था विंटर ओलंपिक, ठीक है। फिर 1960 में क्या हुआ था, ये समर ओलंपिक रोम में हुए थे। रोम की कैपिटल किसकी है, इटली की, ठीक है। आगे आओ। और फिर 2006 में कब हुए, वो विंटर ओलंपिक होते हैं ट्यूरिन के अंदर। तो ट्यूरिन में हो गए, रोम में हो गया, अल्फेंजो में अभी हो रहे हैं बच्चों। तो ऐसे करके 4th टाइम होस्ट कर रहा है। 3 टाइम कब हो चुके हैं, 1956 में, 1960 में और 2006 में। मैं इसलिए इसको डिटेल बता रहा हूँ कि भैया ओलंपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि लेटेस्ट 2024 की जो ओलंपिक है वो समाप्त हुए हैं पेरिस के अंदर। पेरिस की वो समर ओलंपिक, ये हो जाती है विंटर ओलंपिक की बात, ठीक है। और थोड़ा और मैं 2026 के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एम्बलम, ठीक है। आगे चलो, कहाँ पे लोकेशन है, मिलान। कहाँ पे मिलान, इटली के अंदर है, ठीक है। इसका मोटो है ड्रीम टुगेदर, ड्रीमिंग
टुगेदर। आपसे पूछा जाएगा 2026 के जो विंटर ओलंपिक है उनका मोटो क्या है, तो उनका मोटो है बच्चों ड्रीम टुगेदर। कब कितने इवेंट है 126 और स्पोर्ट्स कितने हैं 16। कब ओपनिंग सेरेमनी है 6 फरवरी 2026 को है, आज से 18 मंथ हुए उसके। क्लोजिंग कब है 22 फरवरी 2026 को है। और ओपन एक्सपेक्टेड है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो करने वाले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इटली के करने वाले। स्टेडियम कौन सा है, ओपनिंग स्टेडियम सैन सीरो है, ओपनिंग सेरेमनी होगी। और वोरोना एरिना जो है क्लोजिंग सेरेमनी होगी। और 2022 के कहाँ पे हुए थे विंटर ओलंपिक, बीजिंग यानी कि चाइना में हुए थे। ठीक है, एक बार बता भी देता हूँ, विंटर 2000 विंटर ओलंपिक 2022 में, 2026 और 2030। देखो बच्चों ये हुए थे चाइना बीजिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कहां पर 2026 के कहां होंगे बच्चों, इटली मिलान। और 2030 के कहां पर होंगे, ये होंगे फ्रांस के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो जाती है विंटर ओलंपिक। अगर मैं समर ओलंपिक के होस्ट की बात करता हूं, समर ओलंपिक के होस्ट की अगर मैं बात करता हूं समर ओलंपिक की होस्ट की बात करता हूं तो 2020 में हुए थे भैया टोक्यो में। उनको 2021 में कंडक्ट कराया गया था कोरोना पैंडेमिक के कारण, हमें याद रखना है 2020 के नाम से टोक्यो। कई लोग 2021 भी लिख सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो। अभी 2024 में कंडक्ट हुए हैं बच्चों, 2024 के संपन्न हुए। कहां पे हुए, फ्रांस पेरिस के अंदर, फ्रांस पेरिस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए अब आएगा 2028 में। 2028 के बच्चों लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे, लॉस एंजलिस अमेरिका। और 2032 के अंदर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये होस्टिंग कंट्रीज है बच्चों समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक की। ठीक है, ये बात यहां से ध्यान रखिएगा। आगे आ जाता हूं। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण प्रावधान सम्मेलन का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है बच्चों, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। आ जाइए, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, इसमें क्या कहा गया वो सुनिएगा। अवसरों की समान समानता, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है। अवसरों की समानता, जैसे कि सभी को सरकारी नौकरी मिलना, मतलब सभी योग्य हैं सरकारी नौकरी देखने के लिए। आप इस लैंग्वेज को देख सकते हो। जैसे अपन अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, सरकारी नौकरियों के दौरान, सरकारी नौकरियों के दौरान, सरकारी नौकरियों के दौरान समान अवसर उपलब्ध कराना, समान अवसर उपलब्ध करवाना। अब अभी आप सोच रहे होंगे करवाना, अब आप सोच रहे होंगे सर रिजर्वेशन भी है, तो हाँ, कुछ पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए क्या है बच्चों, रिजर्वेशन सिस्टम किया गया है, जो थोड़ा सा इनको जरूरत भी है एक्चुअलिटी में। रिजर्वेशन सिस्टम है, सभी को समान अवसर है, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम भी विद्यमान है। तो ये किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 16 में है बच्चों। ये कहानी किस में दे रखी है, आर्टिकल 16 में दे रखी है। और मैं आपको बता चुका हूं आर्टिकल 17 बहुत रिवाइज है, बहुत बार ये क्या किया गया बच्चों, रिवाइज किया हुआ आर्टिकल है। अस्पृश्यता को लेकर है, ये बहुत बार क्या किया गया है, अस्पृश्यता। ये इसको लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप स्टार बना के लिख लीजिए, अस्पृश्यता। ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ये दोनों आपको कहाँ बताने, कमेंट। ये भी रिवाइजेबल है, लेकिन 16 और 17 सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आओ नेक्स्ट चलते हैं। 33, पोंगल इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि पोंगल जो है किस स्टेट से संबंधित है। आ जाइए, पोंगल आपसे पूछा गया, पोंगल, ठीक है, पोंगल किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इस राज्य का संबंध किससे है, तमिलनाडु से बच्चों। किससे है, तमिलनाडु से पोंगल का सीधा सीधा संबंध है। अगर इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी हो सकता था ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या हो सकता था बच्चों, आंध्र प्रदेश भी हो सकता था।
ठीक है। पोंगल की खास बात क्या है बच्चों, ये मकर संक्रांति के समानांतर होता है, कहीं ना कहीं रिलेटेड किसके होता है, मकर संक्रांति के और पास होता है। ये आपको नॉर्थ इंडिया को समझाने के लिए ये यूज करना पड़ता है, मकर संक्रांति के और पास होता है। इसमें सूर्यदेव की पूजा की सूर्यदेव की क्या की जाती है बच्चों, पूजा की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य देवता की पूजा तो की जा रही है, और इसमें फसल कटाई को भी ध्यान में रखा जाता है। सूर्य देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। अब एक और चीज आता है फसल कटाई, फसल से ये संबंधित होता है। ये किससे संबंधित होता है बच्चों, फसल से संबंधित होता है, ठीक है। इसको मैं और एक बार मिटा रहा हूँ, एक सेकंड बस इस इमेज का मैं यूज कर लूँ, तब आपको मैं सारी चीजें बता पाऊंगा। ये क्लियर है, इसका आंसर तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए भैया, ये है पोंगल। ये क्या है बच्चों, पोंगल। अब पोंगल है तो अपन को याद में बता रहा था, सूर्यदेव की पूजा की जाती है इसमें, सूर्यदेव की क्या की जाती है बच्चों, पूजा की जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। दूसरा, मकर संक्रांति के पैरेलल होता है। मकर संक्रांति की क्या होता है, ये पैरेलल होता है। इसको अलग अलग डे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, इसके अलग अलग डे होते हैं और अलग अलग तरीके से ये मनाया जाता है, ठीक है। आओ मैं नीचे लिख रहा हूं, इसको दिख रहा होगा, भोगी, थाई और मट्टू। इसको फसल कटाई से भी संबंधित है। ये जो है अलग अलग डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। भोगी किया जाता है फर्स्ट डे सेलिब्रेट, थाई किया जाता है सेकंड डे, और थर्ड डे जो आता है उस दिन कौन सेलिब्रेट करता है, मट्टू सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पोंगल के पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, और इमेज आपके पोंगल मनाते हुए आपके सामने है, ठीक है। इसे फसल हार्वेस्टिंग यानी फसल कटाई से ये संबंधित है। किससे संबंधित है, ये फसल कटाई से। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु कहा जाता है। रबी और खरीफ की जो फसल आती है उसके बीच कौन सी फसल आती है, रबी और खरीफ, ये आपको बताना है। रबी और खरीफ के बीच कौन सी फसल आती है, इसके बीच की जो फसल होती है वो होती है बच्चों जायद की फसल। कौन सी फसल होती है, जायद, ठीक है। अब जायद में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, तो चावल। जायद में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी फसल आएगी बच्चों, चावल, ककड़ी, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर। ये सारी फसलें किस में बोई जाती हैं बच्चों, जायद की फसलों में बोई जाती हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी आती हैं। अभी महीना जो चल रहा है बच्चों, अभी चल रहा है अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में आपको ये बताना है कि खरीफ की फसल होती है या जायद की होती है या रबी की होती है। ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is credited with the setting up the Brahmo Samaj for religious reforms in 1828, which was later called ब्रह्म समाज। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज की, ठीक है, ये बंदा जो है भैया, ये है राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, राजा राम मोहन राय। आप इमेज को में देख पा रहे हैं, ये है राजा राम मोहन राय। यही पूरा, इन्हीं को ही पूरा श्रेय जाता है ब्रह्म समाज के लिए, ठीक है। इन्हीं को पूरा श्रेय जाता है ब्रह्म समाज के लिए। अब ब्रह्म समाज देखो, एक आता है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। देखिए बच्चों, अब इसके इनके बारे में क्या याद रखना है, ब्रह्म समाज में क्या किया गया, समाज को समाज सुधार किया गया था। जैसे इनका इंट्रोडक्शन कैसे होता है, सती प्रथा और दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को दूर करने की कोशिश करते हैं, कौन करते हैं, यही व्यक्ति करते हैं, राजा राम मोहन राय। और राजा की जो उपाधि दी जाती है, राजा की जो उपाधि दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, अकबर सेकंड के द्वारा दी जाती है। इनको किनके द्वारा दी जाती है, अकबर सेकंड के द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है राजा राम मोहन राय को। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार 39A में निम्नलिखित में कौन सा उल्लेख किया गया है? तो ये आपसे पूछा गया है कि 39A में क्या उल्लेख किया गया बच्चों। आओ देखते हैं। समान न्याय को बढ़ावा देना और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना, हाँ भाई सही बात है। ये आजीविका के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, नहीं ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। संपत्ति का संकेंद्रण, नहीं गलत है। और समान काम करने के लिए समान वेतन, ये आपका कहा गया, तो आंसर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है इसमें, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग हो जाएगा बी। ठीक है, और इधर हो जाएगा ए, ये बात ध्यान रखना। ये मिस अरेंजिंग नहीं है, तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि 39 ये क्या कहता है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवेंस फ्री लीगल एड। तो आपसे ये बात ध्यान रखनी है, समान न्याय को बढ़ावा देना, सभी लोगों को, हमारे समाज में लोगों में, ठीक है, आम जन को सभी को कैसा न्याय मिलना चाहिए? समान न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, और फ्री लीगल एडवाइजेस, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। आओ, दी गहडवाल रूल्ड ओवर विच रीजन ऑफ इंडिया। गहडवाल ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया है? तो गहडवालों ने किस शासन पर, वो किस क्षेत्र पर भारत के राज किया है? पाटन, अजमेर, कन्नौज या मालवा? मैं आपको बता देता हूं दो चीज यहाँ से। गहडवाल राजवंश के जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं चंद्रदेव। फाउंडर कौन है बच्चों? चंद्रदेव। फाउंडर कौन है बच्चों? चंद्रदेव। पहली बात तो ये। अब गहडवाल वंश की दो राजधानियां रही हैं। गहडवाल वंश की दो राजधानियां रही हैं, एक तो रही है वाराणसी और एक रही है बच्चों कन्नौज। तो अपना आंसर आ गया कि नहीं आया? कन्नौज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों? कन्नौज। अब दूसरी बात याद रखनी है कि चंदावर का युद्ध सुना होगा आपने, 1194 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था बच्चों? जयचंद और गौरी के बीच में। जयचंद वर्सेस गौरी। जीता कौन था? गौरी। अब ये जयचंद जो था ना वो गहडवाल वंश का ही था बच्चों, ये इसलिए मैंने बताया। ये जयचंद जो किसका था? गहडवाल वंश का ही व्यक्ति था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कन्नौज। आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस कोष का विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है? अब न्यूनीकरण विभाजन का मतलब है मिनिमम से मिनिमम विभाजन को करना। तो इनमें से कौन सा विभाजन न्यूनीकरण यानी निम्न से निम्न विभाजन के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज नॉन एज द रिडक्शन डिवीजन? ये जाना जाता है मेसोसिएशन यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों। क्या होता है ये? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है वो सुनिएगा। ये मिनिमम पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्या करता है? मिनिमम पार्ट में क्या करता है? ये डिवाइड करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ रहे हो तो न्यूनीकरण, न्यूनीकरण का मतलब होता है सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटे से छोटा, मतलब सबसे छोटे से छोटा, सबसे छोटे से छोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अर्धसूत्री विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? आपको ध्यान देना है मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो किस वर्ष होती है? 906, 905, 7 और 9। हमारा ज़्यादातर लोग बच्चे आंसर ये करते हैं, लेकिन आंसर क्या है? 906 है। सॉरी 1909 नहीं, 1906 है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं भैया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आ जाइए 1906। अब इसका डेट कब होता है? कई लोग डेट वही पूछ ली जाती है। तो 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906। ये बात आप लोग यहाँ से इनके बारे में याद रखनी है। मुस्लिम लीग के बारे में, मुस्लिम लीग के जो नेता होते हैं ज़्यादातर कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान चले जाते हैं। और इसमें भारत में जो समाप्त हो जाती है 15 दिसंबर को समाप्त हो जाती है, 1947 को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों? 15 दिसंबर 1940 समाप्त का मतलब है यहाँ की ये जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं। और मैं अगर क्वेश्चन डिजाइन कर रहा होता है एसएससी में तो मैं ये क्वेश्चन करना प्रीफर करता। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया कि भैया कब स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, बहुत बार पूछा गया। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि भैया ये गए कब थे। तो 15 दिसंबर 1947 में इसको किसने किया था? ख्वाजा ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से क्या किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का भाग नहीं है? Which is these is not part of the classification of economic activities carried out in the economy? अगर ये बच्चा, मैं लिटरली अगर मेरी सारी वीडियोस देखी हैं इकोनॉमिक्स में जो मैंने बोला है, अगर वो सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।
अगर उसने एक बार भी इकोनॉमिक्स की क्लास ली या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये वीडियो देखी उसने शुरू से अब तक की, ये क्वेश्चन कर लेगा भाई। वीडियो देख रहा है तो कंटिन्यू। मैंने जो अप्रोचिंग मेथड आपको बताया है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, किस तरीके से चीज़ हमें निकालनी है, एनालिसिस करनी है, रिसर्च करना है, वो अगर एलिमिनेशन किस तरीके से यूज़ करना है, ये अगर सारी वीडियो देखने वो बंदा ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन गलत रॉन्ग तो करने का कोई चांस ही नहीं उठता है। आओ, विच दीज इज नॉट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट इन इकोनॉमी। उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, लॉ एंड ऑर्डर। भैया ये गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। अब देखिए इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन होता है कि नहीं इकोनॉमी में, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। वो कंजप्शन भी होता है, ये भी सही है। वितरण भी, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाता है। ये किसका पार्ट हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कानून और व्यवस्था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूत्र T2R3 द्वारा व्यक्त, अरे T3 अभी R नहीं है, ठीक है। व्यक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी ग्रह की कक्षा की कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों की कक्षा की कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या से करता है? हवल का नियम करता है, कोपर्निकस का करता है, केपलर का तीसरा नियम है, ब्रैग का नियम। ये जो आंसर है वो केपलर का जो थर्ड नियम होता है, थर्ड रूल जो है, थर्ड लॉ जो है वो करता है। ठीक है, क्या करता है? ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल से करता है। तो ये किसका नियम है? सी है, मतलब कि केपलर का तीसरा नियम है। आओ 42 पर। While using the income method to compute national income, which of the following is not to be included? अगर ये इकोनॉमिक, फिर अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, अगर आप लोग ढंग से इकोनॉमिक पढ़ रहे हो, ढंग से क्या मतलब क्लास भी अगर लिए है ना आपने, मॉक टेस्ट क्लास जो ले रखे अपन एनालिसिस कर रहे हैं, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो ये क्लासेस चल रही है, अगर आप कंटिन्यू ये देख रहे हो तो ये क्वेश्चन कर जाओगे फिर से। अगर मैं अगेन आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था इकोनॉमिक का, ये वाला, ये हाँ यही था, सीधा कि सीधा अपन ने एक लॉजिक लगाया घर वालों की तरह और कर लिया। अब अभी जो ये क्वेश्चन होगा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ यही वाला है 42, ये आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। देखो कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय पद्धति का उपयोग करते समय शामिल नहीं करेंगे? नेशनल इनकम में कब किसको शामिल नहीं करेंगे, बस इतना सा बताना है हमें। नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। लॉटरी से आए, ये देखो पहला तो ये लॉटरी की जो इनकम होती है बच्चों, वो रैंडम इनकम होती है, आ भी सकती हो नहीं भी आ सकती है, एक जुए बोल सकते हो आप, सट्टेबाजी बोल सकते हो, इसको शामिल अपन नहीं करते। आगे देखो, शेयरों की बिक्री और खरीद बिल्कुल करते हैं भैया। आगे आओ, जुआ जैसी देखो गतिविधियाँ, जो इनलीगल तो नहीं बोलेंगे बट हाँ इनको जो रैंडम इनकम होती है, सट्टेबाजी होना, गैमलिंग होना, जो इनलीगल एक्टिविटी, गैमलिंग हुआ, लॉटरी हुआ, इनको हम शामिल नहीं करते। शामिल किसको करते हैं अपन लोग? शेयरों की बिक्री और खरीद की दलाली को करते हैं। तो इसने पूछा क्या है, शामिल नहीं करना, ए को भी शामिल नहीं करेंगे और सी को भी शामिल नहीं करेंगे। ऐसा ऑप्शन का है डी ऑप्शन। लो, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, लॉटरी और जुआ दोनों ऑप्शन सेम आए अगर आप ढंग से फोकस कर रहे हो तो। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स परफॉर्म्ड बाय मैन इन हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? खोरिया, ये हरियाणा का ही है भैया। खोरिया कहाँ का है? हरियाणा का ही है। गिद्दा पंजाब का है, घूमर राजस्थान का, और गुग्गा कहाँ का है? हरियाणा का। तो इसमें पर्टिकुलर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला क्या है? ठीक है, नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो किन के द्वारा किया जाता है भैया? तो ये गुग्गा किया जाता है। किसके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? गुग्गा ये किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कौन सा नृत्य हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये बात ध्यान रखोगे। तो खोरिया कहाँ पे किया जाता है? हरियाणा में किया जाता है। गिद्दा कहाँ किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। घूमर कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भौतिक विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या अर्थात ज्या और कोज्या तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? लुई ब्रोगली को, जीन बाप्टिस्ट जोसेफ फूरियर को, ठीक है, ये क्या फूरियर है, ठीक है, जोसेफ लुई लैंग्रेज को, अर्नेस्ट बोल्टन को। तो आप इमेज में बता देता हूँ, हम इमेज से सब अगर जान पहचानते हैं तो कभी कभी मिले हो तो इन भाईजान से, इन भाई साहब से, तो आप ये मैं इधर लगा देता हूँ, आप दिख रहा है ना इमेज, ये देखिए,
ये बंदा है वो, ठीक है। आपको दिख रही है इमेज क्लियरली? आ जाइए, ठीक है। इन्हें फोरियर के नाम से भी इनका जो सरनेम है उनसे ज़्यादा ये फेमस है, फोरियर, ठीक है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, यानी कि ये फोरियर हो जाएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया GWEC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव बनर्जी को, गिरीश तांती को, जेठा अय्यर, राजप्रिया सिंह को। तो ये जो नियुक्ति हुए हैं ये वो देखो, मैं आपको इमेज में बता देता हूँ। ये रहे गिरीश तांती, ये देखिए भैया, ये है गिरीश तांती। ये कौन है बच्चों? गिरीश तांती। सुजलोन क्या है? एक एनर्जी कंपनी है। ये बात ध्यान रखना, आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वो कौन है? गिरीश तांती जी हैं। इनके बारे में आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर वैसे इमेज का यूज इसलिए किया गया करंट में आया तो कई बच्चों को इमेज याद रह जाए, तो इससे आपको थोड़ा ये याद रहे कि गिरीश तांती कौन है और लंबे समय तक आपके माइंड में रहे, ठीक है। आगे आओ। डेविड विसे हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही इज द रिलेटेड विच स्पोर्ट? हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट। तो डेविड विसे जो संबंधित है बच्चों वो किससे है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और ये किस देश को बिलोंग करते हैं? तो ये नामीबिया को करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं बच्चों? ये नामीबिया को करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आपको बता देता हूँ कि कौन है डेविड विसे। तो ये है डेविड विसे, ये रहे। ये है बच्चों डेविड विसे, और IPL में भी काफ़ी ये खेल चुके हैं। IPL में क्या कर चुके हैं बच्चों? डेविड विसे खेल चुके हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नामीबिया देश से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट से संबंधित, और मैंने हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। किस भारतीय को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? गौरव बनर्जी को, विनोद गनात्रा को, जेठा अय्यर, राज प्रिय सिंह को। तो ये विनोद गनात्रा को शामिल वो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आप अब मिलना चाहेंगे उनसे तो मैं मिलवा भी देता हूं। देखिए विनोद गनात्रा जी, ये देख लीजिए, ये फिल्म मेकिंग की दुनिया में अपना नाम बहुत बड़ा नाम है। फिल्म दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। विनोद गनात्रा बिकम फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट। विनोद गनात्रा बिकम फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये है विनोद गनात्रा जी। विनोद जी आप बोल सकते हो, तो देख रहे हो विनोद, तो यही है वो विनोद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री 15 जुलाई से एक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सेक्रेटरी के रूप में किसका कार्यभार संभालेंगे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। तो किसका संभालेंगे? NSA, नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजरी। तो आप देख लीजिए, एक बार मिल लीजिए इनसे, भी कभी काम पड़ जाए तो पता तो रहे कि कौन है मिस्री जी। विक्रम मिस्री जी हैं ये बात ध्यान रखना, विक्रम मिस्री जी, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैंक के साथ साझेदारी में पशुपालन विभाग ने किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल या चेन्नई? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दी डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक एंड रिस्पांस सिमुलेशन एक्सपीरियंस इन विच सिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। और भोपाल कैपिटल किसकी है बच्चों? MP की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो D है। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस सीरीज का। उत्तर प्रदेश सरकार रानीपुर टाइगर रिजर्व को एक प्रमुख इको पर्यटन स्थल में बदल देगी। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, संभल, चित्रकूट या कानपुर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चित्रकूट बच्चों। तो हमने ऐसे करके 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, नए क्वेश्चन सीखे, 2, 4, 5, 10 जितने भी आपने सीखे, एनालिसिस की, अपने नंबर्स को मिलाना है, अप्रोच करनी है और आपने गलत अटेम्प्ट करने से बचना है। और मैंने आपको इकोनॉमिक्स पे पर्टिकुलर फोकस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। और मैंने पॉलिटी में मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत बार रिवाइज हो रहे हैं। अगर रिवाइज पे आप ध्यान देते हो तो चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। तो सभी को सबसे पहले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।
ठीक है। और आज से आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त अपन आज़ाद तो हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाइए, अपने आप को थोड़ा आज़ाद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को आज़ाद करते हैं तो चीज़ों को सीखने पे फोकस कीजिए। अगर आप चीज़ें सीखते हैं तो लाइफ में ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो सबको अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।